बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाएँ। अल्लाह पाक हम सबको कोरोना की वबा से महफूज फ़रमाएँ। आप अपना और अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का, अपने रिलेटिव्स का बहुत ख्याल रखें। कोरोना बहुत शिद्दत से बढ़ रहा है मुल्क में, ख़ास तौर पे कराची में कोरोना की शिद्दत में बहुत इजाफ़ा हो रहा है। तो अल्लाह पाक से बस सच्चे दिल से दुआ है, अल्लाह ताला किसी की आमीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज फरमाए। बच्चों, आज आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद ये है कि आपसे मॉडल पेपर के एमसीक्यूज कुछ डिस्कस कर लेते हैं और इनके क्या आंसर हैं और क्यों आंसर हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा कोशिश करेंगे, अगर वक्त ने इजाज़त दी तो किसी पास पेपर के किसी भी ईयर को मैं कोशिश करूंगा कि उनके एमसीक्यूज को भी पढूं और आपसे डिस्कस करूं। राइट, तो चलिए आगाज़ करते हैं। मेरे सामने इस वक्त स्क्रीन पर, यकीनन आप सबके सामने, हम सबके सामने स्क्रीन पर इस वक्त जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो मॉडल पेपर है अकाउंटिंग का, जो कि बोर्ड की जानिब से इशू किया गया है, जिसमें 25 एमसीक्यूज आने हैं और एक एमसीक्यू के 2 नंबर होंगे। तो मैंने इसी पेपर को सिलेक्ट कर लिया है। पहले, सबसे पहले हम इस पेपर के एमसीक्यूज को पढ़ते जाते हैं और इसके जवाबात जो है वो आपके साथ लॉजिक के साथ शेयर करते जाते हैं। ठीक है, और अगर कहीं कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी, डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करेंगे, आप मुझसे अलग से जहाँ भी व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर जिस तरह भी आपको मुनासिब लगेगा आप पूछेंगे और मैं इंशाल्लाह आपको अल्लाह के हुक्म से मज़ीद क्लियर करूँगा, बताऊँगा। लेकिन उम्मीद है कि अगर आप बहुत गौर से, ध्यान से इस लेक्चर को देखें और समझें और सुनें तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारे सामने सबसे पहला एमसीक्यू जो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है वो है, अकाउंटिंग इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ द। अकाउंटिंग को अक्सर कहा जाता है कि वो जुबान है। अब अकाउंटिंग जुबान है, भाई किस चीज की जुबान है? तो चलिए देखते हैं। अकाउंटिंग स्कूल्स की जुबान है। अच्छा, अकाउंटिंग स्कूल्स में होती है। अच्छा जी, चलें और देखते हैं और क्या ऑप्शन है। अकाउंटिंग डेली लाइफ, रोजमर्रा की जुबान है। अच्छा, अकाउंटिंग रोजमर्रा यानी हर शख्स आपके ख्याल में अकाउंटिंग के अंदाज से बात करता है। ओके, मैं नहीं कह रहा क्या सही है और क्या गलत, मैं तो आपसे हर ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप उसके बारे में खुद बेहतर सोचें और फिर डिसाइड करें कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। और कहता है अकाउंटिंग जो है वो जुबान है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी की। तो जनाबे अली, एक ऑप्शन मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ लेता हूँ। अकाउंटिंग जुबान है बिजनेस की, क्योंकि आपको इसमें कोई दो राय नहीं है प्यारे बच्चों कि आपको पढ़ाते हुए हम ये बात अलल ऐलान कहते हैं, आपको समझाते हैं, आपसे कहते हैं कि अकाउंटिंग जो हम पढ़ते हैं उस अकाउंटिंग में हम बिजनेस को फोकस करते हैं, लेकिन पढ़ाते हुए आपको ये भी बताते हैं कि अकाउंटिंग तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कर रहा होता है, यानी हिसाब किताब दुनिया का हर शख्स कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको अकाउंटिंग एकेडमिक लेवल पर जो पढ़ाएं वो किसी इंसान की पढ़ाना शुरू कर दें। मेरे बच्चों, हम आपको अकाउंटिंग पढ़ाते हैं बिजनेस की। बिजनेस और डेफिनेशन भी जब हम आपसे डिस्कस करते हैं तो हम आपसे यही कहते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उनको क्लासिफाई करने का, उन्हें इंटरप्रेट करने का और उन्हें एनालाइज करने का और किसी के सामने ऐसे पेश करने का कि पढ़ने वाले को वो मामलात समझ आ जाएं और वो तमाम मामलात किसी बिजनेस से ताल्लुक रखते हों। ठीक है, तो बहरहाल आई होप कि आपको अकाउंटिंग की अगर डेफिनेशंस याद हों तो एक बहुत ही छोटी डेफिनेशन ये भी है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस जो है इसका बेस्ट आंसर है। मुझे भरोसा है, मुझे अंदाजा है कुछ बच्चे बोर भी होंगे, लेकिन क्या करूं भाई कि मैं अगर सिर्फ बेस्ट ऑप्शन पढ़कर आगे बढ़ जाऊं तो फिर इसे समझाना नहीं कहेंगे। तो मेरी कोशिश है मैं हर एमसीक्यू के ऊपर जिस हद तक मुमकिन रोशनी डाल सकता हूं, बात कर सकता हूं, वो करूं। चलिए, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऐसा करते हैं इसको बेस्ट ऑप्शन को बोल्ड कर देते हैं ताकि आपके पास
याद रखने के लिए अगर आप अपने पास मॉडल पेपर है तो उसमें भी देख सकते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स, एक बिजनेस का लेन देन मुतासिर करता है, असरअंदाज होता है। अच्छा, अब हमें क्या पता भाई क्या असरअंदाज होता है, किस किस हवाले से वो पूछना चाह रहा है असरअंदाज होता है। तो हम जाते हैं और जाकर देखते हैं कि जनाबे अली यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन नंबर 1 है एटलीस्ट वन अकाउंट, यानी बिजनेस की कोई लेन देन एक अकाउंट को मुतासिर करती है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम एक अकाउंट। एग्री करते हैं क्या आप? यकीनन आप कहेंगे नहीं सर, बिजनेस की ट्रांजैक्शन एक अकाउंट को तो इफेक्ट नहीं करती। अच्छा, फिर मेरे बच्चों अगर आप जवाब देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आगे चलता रहूंगा। मैक्सिमम ऑफ 3 अकाउंट्स, ज्यादा से ज्यादा 3 अकाउंट्स को मुतासिर करती है अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन। क्या ये आंसर है? अच्छा, और पढ़ता हूं एटलीस्ट 3 अकाउंट्स। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ कह रहा है ज्यादा से ज्यादा थ्री अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, और यहाँ कह रहा है कम अज कम 3 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। जबकि आप वो तमाम अक्लमंद ज़हीन लोग जिन्होंने लेक्चर्स को ध्यान से सुना, तो हमने आपको बताया हम अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के तहत। डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन के कम अज कम DUAL ड्यूल एस्पेक्ट, हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम के तहत। हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कम अज कम 2 इफेक्ट, एटलीस्ट 2 अकाउंट इज करेक्ट ऑप्शन। मेरा ख्याल है मजीद इस पे बात करना मुनासिब नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर बात करूंगा, आपको इंडिविजुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करूंगा, आपको व्हाट्सएप पर मजीद गाइड कर दूंगा, या जिस तरह आप बेहतर समझें आप सवाल करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। लेकिन अभी मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, और अब हमारे सामने थर्ड MCQ में है व्हेन द पेमेंट ऑफ रिसिट, जब हम अदायगी कर रहे हों, और ठीक है नो प्रॉब्लम, वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चों, जब हम अदायगी कर रहे हों या पैसे वसूल कर रहे हों, और कहे अदायगी या पैसों का वसूल करना इज पोस्टपोन, यानी जब हम पैसे दे रहे हों और पैसे देने को क्या कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। अच्छा, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो यकीनन आप जानते हैं पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज को वक्ती तौर पर मुलतवी कर देना, यानी उसको कुछ अरसे के लिए रोक देना। जैसे कि बड़े अदब से, दिल आजारी ना हो, किसी को मेरा जुमला बुरा ना लग जाए, कि बहुत सारे बेचारे लोगों के यहाँ जो है वो मामलात होने थे शादी के, शादी होनी थी किसी के बहन की, किसी की भाई की, और उन्होंने शादी को पोस्टपोन कर दिया। शायद कोविड की वजह से, कभी किसी के घर में कोई मसला हो जाता है, किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, कुछ मसले हो जाते हैं, तो क्या होता है, पोस्टपोन्ड होता है। पोस्टपोन का मतलब कि भाई ये काम आगे जाके कुछ दिनों के बाद किया जाएगा। जबकि कैंसिल का मतलब होता है उस मामले को बिल्कुल खत्म कर देना, कि अब वो काम होगा ही नहीं। तो मेरे बच्चों, वो कह रहा है जब पैसे देने हों और वो ना दिए जाएं, फॉर अ फ्यूचर डेट, पोस्टपोन कर दिया जाए आगे आने वाले वक्त की किसी तारीख तक, या किसी से पैसे लेने हों लेकिन वो पैसे लेने को पोस्टपोन कर दिया जाए फ्यूचर के आगे आने वाले किसी तारीख तक, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कहते हैं कि उसमें हम सेल ट्रांजैक्शन बेच रहे हैं कुछ। क्या उसे कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, उसमें पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? क्या उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब उधार पर काम हुआ है? और आखिरी ऑप्शन है परचेज ट्रांजैक्शन, यानी हम कुछ खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो कौन सा बनता है? अल्हम्दुलिल्लाह आप जवाब दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑप्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और क्यों? कि वो कह रहा है जब अदायगी को मुअख्खर कर दिया जाए, जब पैसे लेने को मुअख्खर कर दिया जाए। सर मुअख्खर क्या होता है? पोस्टपोन। जब कहा जाए कि पैसे अभी मत दो, बाद में दे देना। जब हम पैसे दे रहे हो और दुकानदार को क्या, भाई अभी हम पैसे नहीं दे रहे, हम आपको कुछ अरसे बाद देंगे, तो इसका मतलब है हम जो भी मामला कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो किस पर हो रही है मेरे बच्चों? उधार पर। तो उधार, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज बेस्ट ऑप्शन। मैं बोल्ड कर देता हूँ। अल्लाह करे आपको मेरी बातें समझ आ रही हो, वरना हमारी इस वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा मेरे बच्चों। आगे बढ़ता हूँ, आवाज भी आपको क्लियर होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। The amount with which the trader starts business
वो अमाउंट जिससे एक कारोबार कर स्टार्ट शुरू करता है, कारोबार, वो अमाउंट जिससे एक कारोबार करने वाला शुरू करता है कारोबार, वो कहलाती है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब तो क्या होता है, जाती इस्तेमाल के लिए निकाली गई अमाउंट। किसी भी चीज का हो सकता है, मर्चेंडाइज का जखीरा, सही है, सप्लाईज का जखीरा, कोई भी जखीरा हो सकता है। इसी तरह कैपिटल, मिल्कियत और परचेज, और आसान उर्दू में मालिक का हिस्सा। बेस्ट ऑप्शन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कैपिटल है। और क्यों है? क्योंकि कैपिटल मालिक की मिल्कियत को कहते हैं, उसके हिस्से को कहते हैं जो वो बिजनेस में। कैश और गुड्स समझने की जरूरत है, वरना आप गलत आंसर मार्क कर सकते हैं। और मैं इसको एमसीक्यू को जरा थोड़ा चेंज करके भी मैं चेक कर लेता हूँ। हो सकता है मेरी आवाज ना आ रही हो आपको, तो मैं चेक कर लेता हूँ अपने एंड पर, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ, एक मिनट बच्चों रुकें, मैं माइक चेंज करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी माइक की बैटरी खत्म हो रही है। ओके बच्चों, आई होप कि अब आवाज़ अटकेगी नहीं, इंशाल्लाह आपको आवाज़ प्रॉपर आएगी अल्लाह के हुक्म से, और आ रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये जो एमसीक्यू अब मैं पढ़ाने लगा हूँ ना, ये मैं आपको जानबूझ के इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। लेकिन पहले मैं इसको सीधा सीधा पढ़ा दूं, इसका आंसर डिसाइड कर लें। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा घुमा कर आपके सामने पेश करूंगा, यानी बात को एक दूसरे अंदाज से कहूंगा ताकि आप उसका जवाब भी मुझे दें। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के हुक्म से आप सब लोगों को आवाज़ प्रॉपर आएगी वीडियो में इंशाल्लाह। द कैश और गुड्स, बहुत इत्मीनान से सुकून से पढ़ें। कैश या गुड्स यानी मर्चेंडाइज, टेकन अवे बाय द ओनर, जो ओनर ले जाए, निकाल ले, कहाँ से? फ्रॉम द बिजनेस, कारोबार से, फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने जाती इस्तेमाल के लिए, कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कैपिटल। ये तो हो ही नहीं सकता। कैपिटल तो जब कारोबार में वो अमाउंट जो वो कारोबार शुरू करने के लिए लगाता है या कारोबार में इन्वेस्ट करता है, उसे कैपिटल कहते हैं। दूसरा ऑप्शन परचेजेस, परचेजेस माने मर्चेंडाइज का खरीदना, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कैश, कैश कैसे कहला सकता है? कैश या गुड्स जो वो ले जा रहा है जाती इस्तेमाल के लिए, उसे तो ड्राइंग कहते हैं ना प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन ड्राइंग है। उम्मीद करता हूं आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा घुमा के आपके सामने पेश करते हैं। द गुड्स, द गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अब मैं एमसीक्यू घुमा के यानी एक नए अंदाज से पेश कर रहा हूं, और अब आपका जवाब मुझे चाहिए होगा। क्योंकि आप जब एमसीक्यू को ट्विस्ट करके, यानी मेरे लिहाज से कोई बच्चा ये 25 एमसीक्यू पढ़ के जाए, लेकिन उसे हर ऑप्शन का जवाब पता हो कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये आंसर कब हो सकता है, ये आंसर कब हो सकता है, तो मेरे हिसाब से उस बच्चे की हकीकतन तैयारी है पेपर की। वो 25 एमसीक्यू नहीं, वो 25 मल्टीप्लाई बाय 4, चार ऑप्शन है ना बेटा एक एमसीक्यू में। इट मींस वो 100 एमसीक्यू पढ़ रहा है। अभी आपको लग रहा है मैं आपको 25 एमसीक्यूज पढ़ के सुना रहा हूं, बेशक मैं 25 ही पढ़ रहा हूं, लेकिन अब मैं 26 एमसीक्यू आपसे डिस्कस करने लगा हूं कि इसी में से एक जवाब मुमकिन हो जाएगा जब मैं इस जुमले को थोड़ा सा चेंज करूं। क्या जुमला समाप्त फरमाइए? द कैश, अब हटा दिया, कहा द गुड्स, सही है, द गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज will be credited as, will be credited as, वो गुड्स जो ओनर जाती इस्तेमाल के लिए निकाले कारोबार से, वो क्रेडिट होंगी किस तौर पर, किस नाम से? तो अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन आप जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मालिक जब बिजनेस से कैश निकाले तो कैश क्रेडिट होता है, और जब वो मर्चेंडाइज निकाले तो हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों?
यकीनन आपका जवाब है सर, मर्चेंडाइज खरीदते हुए परचेजेस लिखते हैं, तो मर्चेंडाइज जब कारोबार से मालिक निकालेगा तो हम परचेजेस का वर्ड ही यूज करेंगे और अपने एक्सपेंस को कम कर देंगे, तो करेक्ट आंसर फिर परचेजेस बन जाएगा। यानी इतना सा चेंज जुमले में आंसर को चेंज कर देता है। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आई हो। चलिए एमसीक्यू नंबर 6 पर चलता हूँ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दिया गया स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो क्या है, आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि वो इनकरेक्ट है या करेक्ट। एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में बोलिए क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन। अब कोई बच्चा बोले सर मैंने तो अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ी, बिलफर्ज खुदा ना खास्ता, तो चलें कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन को, मसले वाली बात थोड़ी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बच्चों, ए यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी कैपिटल, ये इक्वेशन है। अब अगर ये इक्वेशन है तो सोचें अगर यहाँ माइनस कैपिटल लिखा है तो क्या सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। वहां से यानी कैपिटल यहां से अगर ए के पास आएगा तो उस पर साइन कौन सी हो जाएगी, यकीनन आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगी। तो एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। एग्री और डिसएग्री, नहीं समझ में आता तो बोलना पड़ेगा, क्या ख्याल है। अगर मैं इस कैपिटल को यहां ले आऊं इज इक्वल टू के इस तरफ, तो सी पे अभी साइन प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो इक्वेशन बनेगी एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, और ये ऐसे ही लिखा हुआ है। तो क्या ये गलत है, क्या ये उसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, उसने पूछा है इनकरेक्ट, गलत कहाँ लिखा हुआ है। तो ये तो सही लिखा हुआ है ना प्यारे बच्चों। जब ये सही लिखा हुआ है तो कोई मसले की बात नहीं है, इसको रहने देते हैं, ये ऑप्शन नहीं है इनकरेक्ट। अच्छा, अब दूसरे ऑप्शन में देखते हैं क्या। जी बच्चों, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ जूम के जरिए, तो बड़ी माजरत, मेरा ख्याल है इंटरनेट की कुछ डिसकनेक्टिविटी हुई है, जिसकी बिना पर जो है मैं मीटिंग से थोड़ी देर के लिए आउट हुआ। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, और हम अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। और जो बात मैं कर रहा था, जी बच्चों, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि पता नहीं आप लोगों को शायद आवाज़ नहीं आई, या फिर मुझे लगता है कि कुछ कनेक्टिविटी का इशू होता है, तो इस वजह से बहरहाल मैं कोशिश करता हूं कि मैं बात रिपीट करूं। अगर आप थोड़ा सा साथ दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चों, मैं इस एमसीक्यू नंबर 6 को समझा रहा था और हमें डिसाइड करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये वाला इनकरेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं कैपिटल को यहां से इधर लाऊंगा तो प्लस की साइन माइनस हो जाएगी, ए माइनस सी इज इक्वल टू एल बन जाएगा, और ये ऐसे ही लिखा है। तो ये तो करेक्ट हुआ, वो पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो मैंने इसे छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूं, यहाँ लिखा है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, ये भी करेक्ट है। सर क्यों, ये करेक्ट क्यों है, बहुत सिंपल सी वजह, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इधर लिखे हों या इज इक्वल टू के इधर, और एसेट उस तरफ लिखा है, तो बात तो एक ही है, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं होनी चाहिए ना फिर तो इसका मतलब है चाहे मैं उनको उठा के दोनों को उधर लिखूं और इसको उठा के इधर, बात एक ही है। इट मींस ये भी करेक्ट है मेरे बच्चों ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ता हूं। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाता हूं तो मुझे नेक्स्ट ऑप्शन में क्या नजर आता है। मैं नेक्स्ट ऑप्शन में जब जाता हूं तो मेरे बच्चों, मुझे नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा नजर आता है लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स। क्या ये मुमकिन है, अगर ये एसेट उधर जाए या लाइबिलिटी यहां से
इस तरफ आए तो लाइबिलिटी पे साइन कौन सी हो जाएगी मेरे बच्चों? माइनस। तो एसेट भी प्लस के और लाइबिलिटी भी प्लस की, क्या ये मुमकिन है? यकीनन आप कहेंगे सर ये मुमकिन नहीं है। तो मेरे मुताबिक यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। और इसके बाद वाले को भी देख लेता हूं, एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये कैसे करेक्ट है? क्योंकि जब मैं लाइबिलिटी इधर प्लस है इज इक्वल टू किस तरफ लाऊंगा तो इक्वेशन हो जाएगी एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। इट मींस ये भी करेक्ट है। अल्लाह करे आपने बात को सुना हो, गौर से समझा हो, और अगर नहीं सुना समझा तो फिर आप इसको दोबारा से देखिएगा वीडियो को, तो इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप सबके पास मेरे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप मुझे नंबर पर रब्ता करके पूछेगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। हम आ गए एमसीक्यू नंबर 7 पर। द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी। इसके लिए कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ पहचान होनी चाहिए कि कौन सी चीजें करंट लाइबिलिटी हैं, कौन सी नॉन करंट लाइबिलिटी हैं। तो मेरे बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट, पहली बात तो ये कि ये चारों नाम जो लिखे हुए हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये चारों लाइबिलिटी हैं। सही। पहली बात क्या है कि ये चारों लायबिलिटी, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा तेजी से चलूं ताकि आपका कीमती वक्त बच जाए। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक से एक्स्ट्रा निकाली हुई अमाउंट हमें जल्द अज जल्द अदा करनी होती है, क्योंकि उसके ऊपर पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो हम पहली बात तो हम चाहते ही नहीं हम बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकालें, और अगर निकालने पड़ते हैं तो हम उसको जल्द अज जल्द अदा करते हैं। सैलरीज पेबल का मतलब होता है मुलाजमीन से काम करवा लिया, सैलरी नहीं दी, तो क्या मुलाजिम को ये बोल दूं कि 10-15 साल बाद आ जाना और सैलरी ले जाना? यकीनन नहीं। मुलाजिम की सैलरी देना भी हमारी करंट लायबिलिटी है, जल्द अज जल्द अदा करनी है, और मुझे डिसाइड करना है आंसर नॉट अ करंट लायबिलिटी। तो मैं ऐसी लायबिलिटी ढूंढ रहा हूं जो करंट ना हो, तो ये दोनों तो करंट थी। उसके बाद अनअर्न्ड रेंट, यानी मैंने रेंट रिसीव कर लिया, किराया किराएदार से ले लिया, लेकिन अभी कमाया नहीं है। तो क्या मैंने किराएदार से 10 साल पहले ही किराया ले लिया कि भाई आप 10 साल बाद आके मेरे मकान में रहेंगे ना, तो अभी से किराया दे दीजिए? यकीनन आप कहेंगे नहीं सर, हमने जिस वक्त किराए पर मकान दिया, किराए पर शॉप दी, किराए पर ऑफिस दिया, तो हमने उसी वक्त किराया लिया, और वो किराया हमने लिया वक्त गुजरने से पहले, यानी अभी उस शख्स ने हमारी जगह को 1 महीने इस्तेमाल नहीं किया। तो अनअर्न्ड रेंट हमारी करंट लायबिलिटी है। इस बहाने आपको तीनों की एक्सप्लेनेशन मिल गई प्यारे बच्चों, है ना? तो फिर बचा क्या? मॉर्टगेज पेबल। अब बोलेंगे सर मॉर्टगेज क्या है? मॉर्टगेज का मतलब गिरवी रखना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नोट्स उठा के अगर आप देखें बेसिक अकाउंटिंग के, जो कि मेरे उस्तादों का एहसान है मुझ पर बहुत बड़ा कि उन्होंने बनाई वो चीजें और मैं उनको आज इस्तेमाल करता हूं। तो मॉर्टगेज पेबल, मॉर्टगेज कहते हैं गिरवी रखकर कर्जा लेने को। तो मॉर्टगेज पेबल यानी कोई गिरवी रखा हुआ आपने चीज के बदले में कर्जा लिया है, और ऐसा कर्जा प्यारे बच्चों हम आमतौर पर 1-2 हफ्ते 1-2 महीने के लिए नहीं लेते, ऐसा कर्जा हम आमतौर पर 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए लेते हैं। तो मॉर्टगेज पेबल हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, फिक्स लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर ऑन एमसीक्यू नंबर 8। द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू। कहता है नीचे दी गई एक चीज रेवेन्यू है। रेवेन्यू का आसान नाम बता सकते हैं आप मुझे? रेवेन्यू का आसान नाम बता सकता है कोई बच्चा मुझे? अल्लाह करे आपको याद आ जाए। रेवेन्यू का आसान नाम है इनकम। एक्सीलेंट। तो प्यारे बच्चों वो कह रहा है नीचे एक चीज इनकम है। अच्छा क्या? चलें चेक करते हैं। अनअर्न्ड कमीशन। भाई बात तो तब बनेगी जब आप मुझे इन सब के जवाब दें। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? सर जी ये थोड़ी बात बनेगी कि आपने मुझे बोल दिया कि ये वाला सर आंसर है करेक्ट, या मैं बोल दूं ये वाला आंसर है करेक्ट। ये थोड़ी होती है पढ़ाई। पढ़ाई तो ये होती है हमें पता हो कि ये क्या है। तो बोलें अनअर्न्ड कमीशन क्या है? वो कमीशन जो रिसीव तो कर लिया लेकिन कमाया नहीं है। तो ये है लाइबिलिटी। लानत भेज दी। क्यों? क्योंकि हम तो रेवेन्यू ढूंढ रहे हैं। ओके। उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अगला है कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल क्या है प्यारे बच्चों? रिसीवेबल यानी हमारे पास कमीशन लेने का, क्या? कमीशन लेने का राइट। रिसीवेबल द अमाउंट विच वी हैव टू रिसीव, द अमाउंट विच वी विल रिसीव इन नियर फ्यूचर। तो इसका मतलब है पैसे अभी मिले नहीं है, हमारे पास पैसे लेने का हक है, और ये हक हमें पहुंचाएगा फायदा। तो ये तो हमारा क्या हुआ? यकीनन आपका जवाब होगा कमीशन रिसीवेबल हमारा, कमीशन रिसीवेबल हमारा एसेट है प्यारे बच्चों। उसके बाद कमीशन पेबल, ये तो इतना सिंपल है, लायबिलिटी।
तो आखिरी नाम बचा कमीशन अर्न। अर्न यानी वो अमाउंट जो हम कमा चुके हैं, तो ये कमीशन इनकम लिखा हुआ है आसान लफ्जों में, कमीशन अर्न कमीशन इनकम लिखा हुआ है, और यही करेक्ट आंसर है। आइए एमसीक्यू नंबर 9 पर चलता हूँ। वक्त बहुत कम है, मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा ज़रा कनेक्टिविटी की वजह से और कुछ और इश्यूज की वजह से टाइम ज़्यादा लग गया, या शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी कवर करूँ। इफ एसेट्स ऑफ अ फर्म आर 59,250, अगर किसी फर्म के एसेट्स, अगर किसी बिजनेस के एसेट्स इतने रुपए के हैं और उसकी लाइबिलिटी 28,150 रुपीज की है, तो कैपिटल की अमाउंट होगी, लो भला बताओ। अब ये एमसीक्यू भी सर इमरान सॉल्व करके बताएं आपको, हैं तो फिर कौन सॉल्व करेगा? आपको करना चाहिए ना। सर हम कैसे करें सॉल्व? अरे अभी अभी तो मेरा बच्चा बताया था, एसेट बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो क्या करना चाहिए आपको? क्या क्या बताया हुआ है आपको? एसेट बताए हुए और आपको लाइबिलिटी बताई हुई है, क्या नहीं पता? कैपिटल। तो इसका मतलब है आप लाइबिलिटी को उठा के एसेट के पास ले आए, तो लाइबिलिटी पे साइन थी प्लस, जब एसेट के पास आ जाएंगे तो लाइबिलिटी पे साइन आ जाएगी माइनस। आप सब कैलकुलेटर में 59,250 करके 28,150 को माइनस करें, और आपके पास जो आंसर आया यकीनन वो आंसर है। फायदा क्या, आप मुझे अगर आंसर लिख के ही ना भेजें, तो फिर इससे बेहतर तो मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर ही भेज देता आप लोगों को। मतलब अगर आप सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप सामने रख के बैठे हुए हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर तो बेकार है ना ऐसा पढ़ना। छोड़ें फिर, आप लोग एंजॉय करें घर पे। भाई मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैंने तो कहा कि चलो भाई लाइव सेशन में आएंगे, जरा बच्चों का लाइव सेशन में दिल लगा रहता है, देखते रहते हैं। जी राशिद साहब, बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, आप लिख के भेजें पहले क्या प्रॉब्लम है, तो फिर मैं आपको मौका देता हूँ सवाल करने का, अगर आपको सवाल करना है तो। बच्चों एसेट्स देखें, यहाँ मैं आपको फिर ले जाके ऊपर दिखा देता हूँ। अगर आपको एसेट पता हो और आपको लाइबिलिटी पता हो, तो आप लाइबिलिटी को उठा के इस तरफ ले आएंगे। लाइबिलिटी पे इधर साइन है प्लस, वहां जाके हो जाएगी माइनस, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल का आंसर पता चल जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, तो अब एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दिया आपने। 59,250 माइनस 28,150। तो बच्चों बहरहाल इतने सारे लोग मौजूद हैं और उसके बावजूद भी अगर चंद लोग मुझे जवाब लिख के भेजें तो फायदा नहीं है। 31,100 इज द करेक्ट आंसर। अल्लाह करे आप सबको समझ में आया हो। इसके बाद द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट, कह रहा है नीचे दी गई एक चीज एसेट नहीं है, तो इसका मतलब है तीन चीजें एसेट होंगी और एक चीज एसेट नहीं है। जी नेहा, आपने हैंड रेस किया, प्लीज मैसेज करके बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है, तभी मैं समझा सकूंगा। बगैर मैसेज के मैं क्या समझाऊं? आप मुझे लिख के भेजें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या बात समझ में नहीं आ रही। इतने अदब से बता रहा हूं कि एसेट की अमाउंट गिवन है, लाइबिलिटी की अमाउंट गिवन है, कैपिटल मालूम करना है, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दिया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट आंसर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह एमसीक्यू नंबर 10 का। और कैसे आया? क्योंकि उसने पूछा द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट। आवाज फिर मसला कर रही है? मेरे हिसाब से तो बेटा आवाज मसला नहीं कर रही, लेकिन हाँ हो सकता है क्योंकि लाइव जा रहा हूं मैं, आपको पता है, तो इंटरनेट का इशू हो सकता है। और मैं इस वक्त डेटा कनेक्शन पे क्लास ले रहा हूँ, मेरा बच्चा। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, इंटरनेट जो है अभी सही हुई है, चले इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सही रहेगी इंशाल्लाह। भाई मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपसे शेयर कर दूंगा डेफिनेटली, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मिल जाएगी सही। लेकिन मेरे हिसाब से आपको आवाज़ प्रॉपर मेरे एंड से तो जा रही है, वो इंटरनेट की वजह से अगर नहीं आ रही तो उसके लिए मैं माजरत कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको आवाज़ प्रॉपर आएगी, और अभी भी प्रॉपर आवाज़ जा रही है, लेकिन वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू होता है। तो चलिए जल्दी से इसको डिसाइड करते हैं 10th एमसीक्यू को। इसके बाद फिर 15 एमसीक्यू रह जाएंगे, हम बहुत स्लो चलें। इसके बाद मैं दोबारा से जो है अगले 15 एमसीक्यूज के लिए सेम लिंक पर इसी क्लास को कंडक्ट करूंगा, राइट। और कोशिश करेंगे मगरिब की नमाज से पहले पहले हम 15 एमसीक्यूज को तेजी से डिस्कस कर लें। तो अल्लाह करे आप इधर आ जाएं और इसको समझ लें, और फिर मगरिब की नमाज के बाद ब्रेक लेके अगर मौका मिला तो, या फिर लेट नाइट, या फिर कल हम मजीद एमसीक्यूज डिस्कस कर सकते हैं किसी ईयर्स के। ठीक, तो चलें। द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट, बिल्डिंग हमारा एसेट है,
नॉन करंट एसेट है। कैश बैलेंस हमारा एसेट है, करंट एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, करंट एसेट है। मतलब भी जानते हैं आप, बिल्डिंग हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, फायदा पहुंचाती है। कैश को हम कारोबार में इस्तेमाल करते हैं, रिसीवेबल के बदले हमें पैसे मिलते हैं, रिसीवेबल प्रॉमिस होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी, और वो पूछ रहा था द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज करेक्ट आंसर। ओके जी। द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड, जो अमल है रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शन को जर्नल में, वो कहलाता है। फिर कह रहा हूं, द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं क्या, ट्रांजैक्शन को, किस में, जर्नल में, वो कहलाता है पोस्टिंग, लेजर, बैलेंसिंग, जर्नलाइजिंग। तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर है जर्नलाइजिंग। ट्रांजैक्शन को पढ़कर उसको लिखने का अमल जर्नल में कहलाता है जर्नलाइजिंग। एमसीक्यू नंबर 12 भी देख लेते हैं फटाफट। अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिटन अंडर ईच एंट्री इज कॉल्ड, वो जो बहुत छोटी सी कुछ वजाहत लिखी हुई होती है हर ट्रांजैक्शन की, हर एंट्री के नीचे। फिर बोलता हूं, हर एंट्री के नीचे। एंट्री कहां बनती है, जर्नल। जर्नल में प्यारे बच्चों, जर्नल में जो एंट्री बनाते हैं, एंट्री बनाने के बाद नीचे हम कुछ लिखते हैं क्या, वजाहत, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। हर एंट्री के नीचे जो लिखी जाती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, नरेशन। यस एग्जैक्टली, वो नरेशन ही कहलाती है, और यही करेक्ट आंसर है। लेकिन बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ूं क्या, एक्सप्लेनेशन वजाहत को ही कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की जुबान में हम उसे नरेशन से पुकारते हैं, इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कॉलम्स वगैरह, तो कॉलम्स नहीं कहलाते वो, सही है। और मेमोरेंडम एंट्री नहीं, वो एंट्री नहीं कहलाती, वो तो एक्सप्लेनेशन है, सही, वजाहत है। ठीक, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन वेस्ट हो गए, करेक्ट ऑप्शन नरेशन का है। बच्चों एक एमसीक्यू और पढ़ लेता हूं जल्दी से, उसके बाद फिर हम 13 एमसीक्यू के बाद दोबारा जो है इसी लिंक पर आते हैं और कोशिश करके। अच्छा जी, 13 वाली बता रहा हूं। अच्छा जी, 13 में द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रायल बैलेंस, कह रहा है नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से एक बेहतरीन वजाहत करता है ट्रायल बैलेंस की। सही है। टाइम बहुत कम है, पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए, इसके बाद फिर फौरन बगैर वक्त जाया किए, क्योंकि मगरिब की नमाज आ जाएगी करीब, तो हमने फौरन इसी लिंक पे आना है जो बच्चे आना चाहें, और हम बाकी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। शोज द फाइनेंशियल पोजीशन, अरे खुदा का वास्ता याद करो, अभी अभी तो पढ़ाया है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या चीज बताती है, अगर आप जवाब नहीं दे सके तो बड़ी बुरी बात होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एमसीक्यू का आंसर अभी आपसे डिस्कस करूं या अगली मीटिंग में, अगली वीडियो में, लेकिन फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी चीज बताती है आपको बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, फिर मैं ही बता देता हूं। फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस नहीं मेरा बेटा, परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस बताता है इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन बताती है बैलेंस शीट। अगर आपको याद नहीं था तो ये बहुत बुरी बात है। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट, और यहाँ बैलेंस शीट नहीं पूछा है, ट्रायल बैलेंस पूछा है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इट इज स्पेशल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। शोज ऑल द एंट्रीज इन द बुक्स, क्या ये एंट्रीज दिखाता है, ट्रायल बैलेंस एंट्री बिल्कुल भी नहीं दिखाता, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस दिखाता है लेजर अकाउंट्स के। तो बच्चों दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बस मीटिंग खत्म हुआ चाहती है, हम दोबारा से हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में, और एमसीक्यू नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।